ज्वालामुखी क्रियाकलापों से संबद्ध भू आकृतियां। ज्वालामुखी गतिविधियों का पृथ्वी की भू आकृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ नीचे किसी गहरे बैठे जलाशय से सतह पर अपना रास्ता खोज सकते हैं। पिघला हुआ मैग्मा मोबाइल रॉक है जो सतह पर चुपचाप या विस्फोटक रूप से बचने के लिए क्रस्ट की कमजोरी के विमानों में अपना रास्ता बनाता है। परिणामी भू आकृतियां मैग्मा की ताकत और तरलता, दरारों के प्रकार, दोष और जोड़ों पर निर्भर करती हैं, और जिस तरह से यह सतह पर निकलती है। मैग्मा सतह पर अपना रास्ता बनाते समय प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में क्रस्ट के भीतर ठंडा और जम सकता है, जिसके परिणामस्वरूप घुसपैठ की भू आकृतियां हो सकती हैं। मैग्मा जो सतह पर पहुंचते हैं और जम जाते हैं, बाहरी भू आकृतियां बनाते हैं। प्लूटोनिक या ज्वालामुखी गतिविधि से बनने वाली चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय घुसपैठ की भू आकृतियां। शायद सबसे आम दखल देने वाली भू आकृतियां सिल्स और डाइक हैं। जब पिघले हुए मैग्मा की घुसपैठ तलछटी चट्टानों के तलतलों के साथ क्षैतिज रूप से की जाती है, तो परिणामी घुसपैठ को देहली कहा जाता है। अवरोही तलछटी स्तर की अवनति घुसपैठ को उजागर करेगी जो लावा प्रवाह के समान होगी, या उत्तर पूर्व के ग्रेट विंड सिल की तरह एक बोल्ड ढलान का निर्माण करेगी। इंग्लैंड तलछटी परतों के भीतर आग्नेय चट्टानों की संकीर्ण दीवारों के रूप में लंबवत रूप से फेंके जाने पर इसी तरह के घुसपैठ को डाइक कहा जाता है। उनकी संकीर्णता के कारण डाइक शायद ही कभी परिदृश्य पर हावी होते हैं। जब अनाच्छादन के संपर्क में आते हैं तो वे खड़ी दीवारों या उथली खाई के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे चट्टानों की तुलना में कम या ज्यादा प्रतिरोधी हैं, जिसमें उन्हें रखा गया है। डाइक के उदाहरण यॉर्कशायर इंग्लैंड के क्लीवलैंड डाइक और स्कॉटलैंड के आइल्स ऑफ मुल और एरन में सैकड़ों अन्य हैं। क्वालालंपुर के उत्तर में क्वार्टजाइट का एक बड़ा, बहुत प्रतिरोधी बांध एक लंबी रिज बनाता है। बड़े पैमाने पर आग्नेय घुसपैठ विभिन्न प्रकार के लिथ हैं। लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ और बाथलिथ। चित्र 26। नाम कठिन लग सकते हैं। वास्तव में आग्नेय घुसपैठ के सभी रूपों को पृथ्वी की पपड़ी में अलग अलग रखा गया है और क्रस्ट की ऊपरी परतों के भीतर बेचा जा रहा है। लैकोलिथ एक बड़ा फफोला या आग्नेय टीला होता है जिसमें गुंबद के आकार की ऊपरी सतह होती है और नीचे से एक पाइप जैसी नाली द्वारा खिलाया जाने वाला एक स्तर का आधार होता है। यह तलछटी चट्टानों के ऊपरी स्तरों को ऊपर उठाता है। उदा यूटा यूएसए में हेनरी पर्वत के लैकोलिथ्स। एक लोपोलिथ एक तश्तरी के आकार के साथ आग्नेय घुसपैठ की एक और किस्म है। देश की चट्टानों के बीच में एक उथला बेसिन बनता है। ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका के बुशवेल्ड लोपोलिथ इसके अच्छे उदाहरण हैं। एक फैकोलिथ आग्नेय चट्टानों का एक लेंस के आकार का द्रव्यमान है जो एक एंटीलाइन के शिखर पर कब्जा कर लेता है, या एक बोल्ड एस्केपमेंट बनाने वाला देहली। ज्वालामुखी डाइक आसपास की चट्टानों की तुलना में अधिक प्रतिरोधी है। डाइक आसपास की चट्टानों की तुलना में कम प्रतिरोधी है। म्यूसर के आकार का लोपोलिथ। परजीवी शंकु। लैकोलिथ द्वारा ऊपर की ओर झुकी हुई चट्टानें। क्रमिक प्रवाह द्वारा निर्मित लावा पठार। बांध। देहली। लैकोलिथ। फैकोलिथ का गठन। एंटीक्लाइन्स और सिक्लाइन्स। लैकोलिथ के नीचे अबाधित तलछटी चट्टानें। देहली। बाथलिथ की गर्मी से रूपांतरित देशी चट्टानें। बाथलिथ। अंजीर। 26 ज्वालामुखी क्षेत्रों में आग्नेय घुसपैठ की भू आकृतियां सिल, डाइक, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ और बाथलिथ दिखा रही है। एक सिक्लाइन के नीचे और नीचे से एक नाली द्वारा खिलाया जा रहा है। फैकोलिथ का एक उदाहरण इंग्लैंड के श्रॉपशायर में कोर्डन हिल है। एक बाथलिथ आग्नेय चट्टानों का एक विशाल द्रव्यमान है, आमतौर पर ग्रेनाइट,
जो ऊपरी चट्टानों को हटाने के बाद एक विशाल और प्रतिरोधी ऊपरी क्षेत्र बनाता है, जैसे आयरलैंड के विक्लो पर्वत, ब्रिटनी, फ्रांस के ऊपरी भाग और पश्चिम मलेशिया की मुख्य श्रृंखला। उनकी उत्पत्ति का सटीक तरीका अभी भी विवाद का विषय है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ऊपर की ओर बढ़ते हुए मैग्मा के बड़े द्रव्यमान ने देश की चट्टानों को काट दिया, जिसके साथ वे संपर्क में आए। ये रूपांतरित चट्टानें ठोस मैग्मा के साथ मिलकर व्यापक बाथलिट को जन्म देती हैं, कभी कभी सैकड़ों मील की दूरी पर। वे घुसपैठ करने वाले भू आकृतियों में सबसे शानदार हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति। प्राचीन यूनानियों का मानना कि ज्वालामुखी विस्फोट, गैसें, धुआं और आशु तथा ज्वालामुखी, बम, कावा प्रवाह, गर्मागर्म गैसें की रूपरेखा माउंट मेयोन, फिलीपींस विस्फोट में। ऐसा तब हुआ जब अंडरवर्ल्ड के देवता वल्कन ने सिसिली से दूर एक छोटे से ज्वालामुखी द्वीप वल्केनो के नीचे अपनी भूमिगत भट्टी को दबा दिया, जिससे वर्तमान शब्द ज्वालामुखी व्युत्पन्न हुआ है। बेशक अब हम यह नहीं मानते कि यह सच है। भूवैज्ञानिकों और वल्केनोलॉजिस्टों ने पता लगाया है कि ज्वालामुखी गतिविधि क्रिस्टल गड़बड़ी से निकटता से जुड़ी हुई है, खासकर जहां गहरी गलती या पहाड़ की तह के कारण कमजोरी के क्षेत्र हैं। जैसे जैसे तापमान पृथ्वी की पपड़ी के नीचे बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है, लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की औसत दर से, प्रत्येक 65 फीट नीचे उतरने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग के अर्ध पिघले हुए अवस्था में होने की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन और अन्य वाष्पशील पदार्थों के छोटे अनुपात जैसी गैसों से चार्ज होता है। गैसें और वाष्प लावा की गतिशीलता और विस्फोटकता को बढ़ाते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी के छिद्र या वेंट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। लावा के 2 मुख्य प्रकार हैं। 1. मूल लावा। ये सबसे गर्म लावा है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट और अत्यधिक तरल होते हैं। वे बेसॉल्ट की तरह गहरे रंग के होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, लेकिन सिलिका में खराब होते हैं। जैसे ही उन्हें ज्वालामुखी से बाहर निकाला जाता है, वे चुपचाप बहते हैं और बहुत विस्फोटक नहीं होते हैं। उनकी उच्च तरलता के कारण वे 10 से 30 मील प्रति घंटे की गति से आसानी से बहते हैं। वे व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ठोस होने से पहले बड़ी दूरी पर पतली चादर के रूप में फैलते हैं। परिणामी ज्वालामुखी एक विस्तृत व्यास के साथ धीरे धीरे ढलान कर रहा है और एक चपटा ढाल या गुंबद बनाता है। चित्र 27। व्यापक लावा चादरें। गड्ढा। अत्यधिक तरल लावा। पृथ्वी की पपड़ी। अंजीर। 27 लावा गुंबद या ढाल ज्वालामुखी। तेजी से ढलान वाले पक्ष। गड्ढा। चिपचिपा लावा जो नहीं कर सकता। दूर प्रवाह। अंजीर। 28 एसिड लावा शंकु। पृथ्वी की पपड़ी। 2. एसिड लावा। ये लावा उच्च गलनांक के साथ अत्यधिक चिपचिपे होते हैं। वे कम घनत्व के हल्के रंग के होते हैं और उनका उच्च प्रतिशत होता है सिलिका। वे धीरे धीरे बहते हैं और शायद ही कभी जमने से पहले यात्रा करते हैं। परिणामी शंकु इसलिए खड़ी तरफा है। वेंट में लावा का तेजी से जमाव बाहर के प्रवाह को बाधित करता है। लावा डालना, जिसके परिणामस्वरूप जोरदार विस्फोट होते हैं। कई ज्वालामुखी बम या पायरोक्लास्ट बाहर निकलते हैं। चित्र 28। कभी कभी लावा इतने चिपचिपे होते हैं कि वे क्रेटर पर एक रीढ़ या प्लग बनाते हैं, जैसे कि मार्टिनिक में माउंट पेली। चित्र 29। कुछ रीढ़ बहुत प्रतिरोधी होती हैं और जबकि बहुत पुराने ज्वालामुखियों की अधिकांश सामग्री क्षरण से हटा दी जाती है,
रीढ़ की हड्डी रह सकती है, उदाहरण के लिए पूडी डोम, फ्रांस। कटाव द्वारा हटाई गई सामग्री। रीढ़ की हड्डी का कटा हुआ भाग। मूल ज्वालामुखी की रूपरेखा। ज्वालामुखी प्लग या रीढ़। लावा की परत अभी नहीं हटाई गई है। अंजीर 29 लंबे समय तक कटाव के संपर्क में रहने के बाद ज्वालामुखी प्लग या रीढ़। प्लग अधिक प्रतिरोधी है और अधिकांश ज्वालामुखी सामग्री के खराब हो जाने के बाद भी बना रहता है। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुप्त और विलुप्त। कहा जाता है कि ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं जब वे अक्सर फूटते हैं या कम से कम जब वे हाल के समय में फूटे हैं। वे जो भविष्य में संभावित विस्फोट के विस्फोट और संकेत दिखाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें निष्क्रिय के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में बिल्कुल भी नहीं फूटे हैं लेकिन ज्वालामुखियों की विशेषताओं को बरकरार रखते हैं, उन्हें विलुप्त कहा जाता है। सभी ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त और विलुप्त अवस्थाओं से गुजरते हैं लेकिन हम कभी भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते कि वे कब विलुप्त हो जाएंगे। माउंट वेसुवियस और माउंट क्राकाटाओ को एक बार लोगों ने विलुप्त माना था और फिर भी दोनों सबसे हिंसक रूप से फट गए। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। बाहरी भू आकृतियां लावा की प्रकृति और संरचना और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले अन्य उत्सर्जित पदार्थों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। द्रव मूल। लावा लंबी दूरी के लिए बहते हुए व्यापक लावा मैदान और बेसॉल्ट पठार पैदा करता है, जैसे कि सांप बेसिन, यूएसए के महान लावा मैदान। बेसॉल्ट पठार कई महाद्वीपों में पाए जाते हैं, उदा दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग और आइसलैंड में। ज्वालामुखीय शंकु बहिर्मुखी विशेषताओं में सबसे विशिष्ट हैं। अत्यधिक तरल लावा धीरे धीरे बढ़ती ढलानों और व्यापक चपटे शीर्षों के साथ लावा गुंबद या ढाल ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। हवाई के ज्वालामुखियों में सबसे विकसित लावा गुंबद हैं। शानदार मौना लोआ और किलावा इतने सुलभ हैं कि उनका बारीकी से अध्ययन किया गया है। किलावा में एक बहुत ही खड़ी दीवार वाला काल्डेरा है जिसमें सक्रिय वेंट लाल गर्म लावा डालता है जो हलेमोमू के लावा गड्ढे का निर्माण करता है। हजारों लावा फव्वारे चकाचौंध भरे गड्ढे में उठते और गिरते हैं। कम तरल लावा जो अधिक हिंसक रूप से विस्फोट करते हैं, बड़े केंद्रीय क्रेटर और खड़ी ढलान के साथ राख और सिंडर शंकु बनाते हैं। वे छोटे ज्वालामुखियों के विशिष्ट हैं जो समूहों में होते हैं और शायद ही कभी 1000 फीट से अधिक ऊंचाई के होते हैं, जैसे कि नेपल्स के पास माउंट नोवो और मैक्सिको में माउंट परिकोटिन। लावा प्रवाह इतना चिपचिपा होता है कि थोड़ी दूरी के बाद वे जम जाते हैं। जब वे घाटियों में सीमित होते हैं तो वे एक नदी घाटी को बांधते समय लाटंगस और लावा डैम झीलें बनाते हैं। लावा अवरोधों से जुड़ी अन्य छोटी विशेषताओं में लावा पुल और लावा सुरंग शामिल हैं। एक ज्वालामुखी क्षेत्र ठोस पदार्थों से भरा हो सकता है जो ज्वालामुखी के वेंट से फेंके गए थे। बहुत महीन कण ज्वालामुखी की धूल होती है जिसे आकाश में इतनी ऊंची गोली मारी जा सकती है कि यह अंत में आराम करने से पहले कई बार दुनिया का चक्कर लगाती है। धूल या राख काली बर्फ के रूप में गिरती है और घरों और लोगों को दफन कर सकती है। मोटे खंडित चट्टानों को सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है और इसमें सिंडर या लैपिली, स्कोरिया प्यूमिस और ज्वालामुखी बम शामिल हैं। सबसे ऊंचे और सबसे आम ज्वालामुखियों में मिश्रित शंकु होते हैं। उन्हें अक्सर स्ट्रेट ज्वालामुखी कहा जाता है। शंकु मुख्य नाली से लावा, राख और अन्य ज्वालामुखी सामग्री के कई विस्फोटों द्वारा निर्मित होते हैं जो मैग्मा के एक जलाशय की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक नया विस्फोट ज्वालामुखी के किनारोों पर राख या लावा की नई परतें जोड़ता है, जो लगातार ऊंचाई में बढ़ता है। मुख्य नाली से सहायक डाइक या पाइप परजीवी शंकु के फीडर के रूप में सतह तक पहुंच सकते हैं। लावा उनके माध्यम से मुख्य शंकु के किनारों तक भाग जाता है। चित्र 30।
सिसिली में एमेलेटना में ऐसे सैकड़ों परजीवी शंकु हैं। एक और दिलचस्प मिश्रित ज्वालामुखी माउंट स्ट्रोम्बोली है जिसका लगातार विस्फोट जो शिखर बनाता है। गैस स्टीम, गड्ढा, राख, एलईडी, सहायक गड्ढा, लावे का प्रवाह, परजीवी शंकु, बांध, राख की परत, पृथ्वी की पपड़ी, मैग्मा के जलाशय से नीचे, अंजीर, 30 एक मिश्रित शंकु। चमक ने इसके लिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ नाम अर्जित किया है। अन्य प्रसिद्ध मिश्रित वॉल्यूम कैनो में माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, माउंट पोपाकाटापेटल और माउंट चिम्बोराजो शामिल हैं। विस्फोट के दौरान शंकु के ऊपर से सामग्री उड़ा दी जाती है या छिद्र को एक बड़े गड्ढे में चौड़ा करने वाले वेंट में गिर जाता है। कुछ ज्वालामुखियों में काल्डेरा नामक बहुत अधिक गड्ढा हो सकता है जो कई मील के पार हो सकता है। ये ज्वालामुखी के अधिकांश भाग के नीचे मैग्मा में धंसने के साथ हिंसक विस्फोटों का परिणाम है। चित्र 31। गड्ढा या काल्डेरा बनाने वाले क्रेटर या काल्डेरा झीलों में पानी इकट्ठा हो सकता है। उदा. सुमात्रा में टोबा झील, पूर्व ज्वालामुखी की रूपरेखा, मूल गड्ढा, बायल, मैग्मा, अंजीर, 31 एक काल्डेरा, एक हिंसक विस्फोट कमजोर करता है ज्वालामुखी की संरचना और विस्फोट के बाद ज्वालामुखियों का अधिकांश भाग बंद हो गया है। मैग्मा जलाशय के नीचे, डिप्रेशन, बाद में झील बनाने के लिए पानी से भरा जा सकता है। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट, मानव जाति के इतिहास में शायद सबसे विनाशकारी विस्फोट माउंट वेसुवियस, माउंट क्राकाटाओ और माउंट पेली के थे। माउंट वेसुवियस, इटली। माउंट वेसुवियस नेपल्स की खाड़ी से 4000 फीट ऊपर खड़ा था। 24 अगस्त 1979 को हिंसक रूप से फट गया, जो इसके आसपास रहने वाले लोगों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर गया। परजीवी शंकु से सफेद गर्म लावा निकला। एक गड़गड़ाहट वाले विस्फोट के बीच अत्यधिक गैसीय मैग्मा फूलगोभी के रूप में विशाल चमकदार बादलों के रूप में भाग गया और पायरोक्लास्ट और राख के रूप में पृथ्वी पर गिरने से पहले बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। पोम्पाई शहर दक्षिण पश्चिम में स्थित ज्वालामुखी की राख के 20 फीट नीचे दब गया था, जो बाद में हिंसक विस्फोट के साथ हुई मूसलाधार बारिश से मजबूत हो गया था। इसी तरह पश्चिम में हरकुलेनियम शहर लगभग 50 फीट मोटी राख और राख के कीचड़ से पूरी तरह से अभिभूत था, जो वेसुवियस की ढलानों से मूसलाधार बारिश से बह गया था। दोनों शहरों की लगभग पूरी आबादी को जिंदा दफना दिया गया था। इसके बाद समय समय पर छोटे छोटे विस्फोट हुए, लेकिन जमी ज्वालामुखीय राख की उर्वरता ने कई किसानों को वेसुवियस की ढलानों पर नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। फिर दिसंबर 1631 का विनाशकारी विस्फोट हुआ, जब लाल गर्म ज्वालामुखीय मलबे, पेस्टी लावा और अत्यधिक सक्रिय गैसों के एक हिमस्खलन ने 15 शहरों को बर्बाद कर दिया और 4000 निवासियों को मार डाला। नेपल्स पर उतरी राख का अनुमान 1 फुट मोटा था। माउंट क्राकाटाओ इंडोनेशिया, पुरुषों के लिए ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट शायद अगस्त 1883 में माउंट क्राकाटाओ का है। क्राकाटाओ जावा और सुमात्रा के बीच में सुंदा जलजमरू मध्य में एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। राख के घने काले बादलों ने 20 से 50 मील की ऊंचाई पर गोली मार दी और मूसलाधार बारिश से कीचड़ के रूप में नीचे आ गए, जो आसपास के द्वीपों पर गिर गई। अंतर्निहित जलाशय से इतना मैग्मा निकाला गया कि 2/3 द्वीप रह गया और एक विशाल पनडुब्बी, काल्डेरा, का निर्माण करते हुए गायब हो गया। विस्फोट ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3000 मील दूर सुना जा सकता था। महीन धूल जो ऊपरी हिस्से में फेंकी गई थी। वातावरण ने दुनिया भर में कई बार यात्रा की, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में शानदार सूर्यास्त और चमकते आकाश का कारण बना। हालांकि क्राकाटाओ में ही निवास नहीं था और लावा प्रवाह से कोई भी नहीं मारा गया था, कंपन ने 100 फीट से अधिक विशाल लहरें स्थापित की।
उच्च जिसने इंडोनेशिया के तटीय जिलों में 36,000 लोगों को डुबो दिया। लगभग आधी सदी तक निष्क्रिय रहने के बाद 1927 में एक विस्फोट ने पनडुब्बी के तल से एक शंकु को ऊपर धकेल दिया, जिसकी परिणति 1952 तक समुद्र तल से 220 फीट के शिखर पर हुई। इस नए ज्वालामुखी द्वीप का नाम अनक क्राकाटाओ रखा गया, जिसका अर्थ है का बच्चा, माउंट क्राकाटाओ। माउंट पेली इंक वेस्ट इंडीज। मई 1902 में वेस्ट इंडीज के माउंट पेली का विस्फोट आधुनिक समय की सबसे विनाशकारी घटना थी। ज्वालामुखी से सफेद गर्म लावा और अति गर्म भाप का विस्फोट हुआ, जो ढलान को एक अद्भुत गति से एक नुए अर्डेंटे, चमकता हिमस्खलन के रूप में बह गया। लावा के रास्ते पर पड़ा मार्टिनिक की राजधानी सेंट फियोरे मिनटों में पूरी तरह नष्ट हो गई। इसकी 30,000 की पूरी आबादी, उनमें से 2 को छोड़कर, लगभग तुरंत ही मार दी गई थी। यहाँ तक समुद्र भी उबल रहा था और बंदरगाह के सभी जहाज बर्बाद हो गए थे। ज्वालामुखी सामग्री का निष्कासन कई महीनों तक जारी रहा, जब तक कि क्रेटर से एक ऊर्ध्वाधर रीढ़ की हड्डी नहीं उठी, जो 1903 के मध्य तक लगभग 1000 फीट ऊंचा था। रीढ़ की हड्डी पेस्टी लावा द्वारा बनाई गई थी, जो ज्वालामुखी की गर्दन में आंशिक रूप से जमी हुई थी। हालांकि रीढ़ का एक हिस्सा लगातार अपक्षय के साथ साथ आंतरिक ताकतों के कारण उखड़ गया। विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण। ज्वालामुखी काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित में स्थित हैं। दुनिया भर में पैटर्न उन क्षेत्रों से निकटता से संबंधित है जो तीव्रता से मुड़े हुए या दोषपूर्ण हैं। 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और हजारों निष्क्रिय और विलुप्त ज्वालामुखी हैं। वे तटीय पर्वत श्रृंखलाओं के साथ अपतटीय द्वीपों के रूप में और महासागरों के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में बहुत कम है। सबसे अधिक सघनता संभवतः सकम प्रशांत क्षेत्र में है, जिसे लोकप्रिय रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जिसमें दुनिया के 2/3 ज्वालामुखियों को शामिल करने का अनुमान लगाया गया है। चित्र 32। ज्वालामुखियों की श्रृंखला अलेउतियन द्वीप से लगभग 2000 मील तक कामचटका, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया, विशेष रूप से जावा और सुमात्रा तक फैली हुई है। दक्षिण की ओर सोलोमन, न्यू हेब्राइड्स, टोंगा और उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड के प्रशांत द्वीपों में फैली हुई है। प्रशांत के दूसरी ओर श्रृंखला एंडीज से मध्य अमेरिका, विशेष रूप से ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और निकारागुआ, मैक्सिको और अलास्का तक जारी है। ऐसा कहा जाता है कि फिलीपींस में लगभग 100 सक्रिय ज्वालामुखी, एंडीज में 40, जापान में 35 और इंडोनेशिया में 70 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके विपरीत अटलांटिक तटों में तुलनात्मक रूप से कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन कई निष्क्रिय या विलुप्त ज्वालामुखी हैं। उदा मदीरा, असेंशन, सेंट हेलेना, केप। कई सुप्त या विलुप्त ज्वालामुखी, उदा मदीरा, असेंशन, सेंट हेलेना, केप। माउंट मायोन को दक्षिणी लुजोन के लेगास्पी शहर से देखा जा सकता है। फिलीपीन पर्यटक और यात्रा संघ। आइसलैंड का पठार, साइबेरियाई पठार, मंगोलियाई पीएल, बेल्ट, एफ का प्रशांत वलय, कोलंबिया और सांपार पठार, चारों ओर प्रशांत, लांग माउंटेन, आग, लड़ाई, डेक्कन पीएल, भूमध्य रेखा, क्राकातुस, किम्बली प्ला, ड्रेकेंसबर्ग पठार, ज्वालामुखी, सक्रिय और विलुप्त दोनों। प्रमुख भूकंप बेल्ट, इलावा पठार, परानाप्ली, पैटागोनियन पीएल, अंजीर। 32 ज्वालामुखियों, लावा पठारों और भूकंपों का विश्व वितरण। वर्डे द्वीप और कैनरी द्वीप समूह, लेकिन आइसलैंड और अजोरिस के सक्रिय हैं। मेडिटरेनियन क्षेत्र के ज्वालामुखी मुख्य रूप से अल्पाइन फोल्ड से जुड़े होते हैं। उदा वेसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली, वल्केनो और एजियन द्वीप समूह के लोग। कुछ एशिया माइनर, माउंट अरारत,
माउंट एलब्रुज में जारी हैं। आश्चर्यजनक रूप से हिमालय में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अफ्रीका में कुछ ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी के साथ पाए जाते हैं। उदा माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या दोनों शायद विलुप्त हो चुके हैं। पश्चिम अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून है। मेडागास्कर में कुछ ज्वालामुखी शंकु हैं, लेकिन अभी तक सक्रिय विस्फोट का पता नहीं चला है। पश्चिम भारतीय द्वीपों ने हाल के दिनों में कुछ हिंसक विस्फोटों का अनुभव किया है। उदा मार्टिनिक में माउंट पेली और आगे दक्षिण में सेंट विंसेंट में। लेसर एंटिल्स मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीपों से बने हैं और उनमें से कुछ में अभी भी ज्वालामुखीय जीवंतता के संकेत हैं। महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कहीं और सक्रिय ज्वालामुखी दुर्लभ हैं। गीजर और हॉट स्प्रिंग्स। गीजर गर्म पानी और अत्यधिक गर्म भाप के फव्वारे हैं जो पृथ्वी के नीचे से 150 फीट की ऊंचाई तक निकल सकते हैं। घटनाएं एक थर्मल या ज्वालामुखी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं जिसमें नीचे के पानी को क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक गर्म किया जा रहा है। पानी की धारा आमतौर पर एक विस्फोट के साथ उत्सर्जित होती है और अक्सर गर्म चट्टानों से निकलने वाली गैसों द्वारा ट्रिगर होती है। चित्र 33। दुनिया के लगभग सभी गीजर 3 प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित हैं। आइसलैंड, उत्तरी द्वीप का रोटोरुआ जिला, न्यूजीलैंड और येलोस्टोन पार्क। गीजर, हॉट स्प्रिंग्स, भाप और पानी सतह पर फूटते हैं। गैस के बुलबुले जो विस्फोट को ट्रिगर करते हैं। गहराई पर गर्म किया गया पानी सतह पर धीरे से ऊपर उठता है। संपर्क से गर्म पानी गहराई पर चट्टानों के साथ। अंजीर 33 हॉट स्प्रिंग्स और गीजर। भूमिगत पानी युक्त मार्ग। यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क, व्योमिंग में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गीजर शायद ओल्ड फैथफुल है, जो नियमित अंतराल पर औसतन हर 63 मिनट में फटता है। हॉट स्प्रिंग्स या थर्मल स्प्रिंग्स अधिक सामान्य हैं और पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं जहां पानी सतह के नीचे काफी गहराई तक डूबता है ताकि आंतरिक बलों द्वारा गर्म किया जा सके। पानी बिना किसी विस्फोट के सतह पर आ जाता है। ऐसे झरनों में घुले हुए खनिज होते हैं जो कुछ चिकित्सकीय महत्व के हो सकते हैं। आइसलैंड में हजारों हॉट स्प्रिंग्स हैं। उनमें से कुछ को घरों, स्विमिंग पूल और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए गर्म करने के लिए उपयोग किया गया है। हॉट स्प्रिंग्स और गीजर पर्यटकों के आकर्षण बन गए हैं। उदा जापान और हवाई में भूकंप। पृथ्वी कभी भी लंबे समय तक भूकंप से मुक्त नहीं होती है और उनमें से 50,000 से अधिक सालाना दर्ज किए जाते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भीतर कंपन की कोमल तरंगों के कारण होने वाले छोटे छोटे भूकंप हर कुछ मिनटों में होते हैं। बड़े भूकंप, जो आमतौर पर दोषों के साथ गति के कारण होते हैं, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। भूकंप स्वयं घटना वाले क्षेत्रों में केवल सीमित क्षति का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके बाद के प्रभाव बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वे विशाल ज्वार की लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें जापानियों द्वारा सुनामी कहा जाता है, जो शहरों में बाढ़ लाती हैं और हजारों लोगों को डुबो देती हैं। आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है क्योंकि गैस के मेन चकनाचूर हो जाते हैं और इमारतें ढह जाती हैं। गंभीर भूकंपों में दरारें खुल जाती हैं और जमीन सतह तरंगों के मार्ग में सिकुड़ जाती है और उखड़ जाती है। उथल पुथल में 1/4 इंच की लहर की ऊंचाई अधिकांश सामान्य इमारतों को नीचे लाने के लिए पर्याप्त है। सड़कें, रेल मार्ग और पुल झुके हुए और मुड़े हुए हैं। केबल टूटने पर टेलीकम्युनिकेशन कट जाता है। पहाड़ियां इतनी हिल गई हैं कि भूस्खलन व्यापक है। जैसे जैसे कंपन किनारों पर पतला होता है, जैसे पानी में फेंके गए पत्थर द्वारा स्थापित तरंगों की श्रृंखला, क्षति बहुत कम हो जाती है।
केवल अति संवेदनशील सिस्मोग्राफ ही भूकंप की लहरों की गति को रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ प्रमुख भूकंप। अब तक ज्ञात सबसे महान भूकंपों में से एक नवंबर 1755 को ग्रेट लिस्बन भूकंप था। इसकी उत्पत्ति लिस्बन के अटलांटिक पश्चिम में समुद्र तल के अचानक घटने से हुई थी। 35 फीट ऊंची ज्वार की लहरें स्थापित की गईं जो लिस्बन के तटीय जिलों में बह गईं, जिससे हजारों डूब गए। अधिकांश इमारतें पूरी तरह से ढह गईं और यह अनुमान लगाया गया था कि 60,000 निवासियों की मृत्यु हो गई। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में 400 मील के दायरे में लिस्बन में भूकंप के प्रभाव महसूस किए गए। 1 सितंबर 1923 को आए भूकंप ने टोक्यो और योकोहामा को समान रूप से चौंकाने वाला फ्रैक्चर कहा था, जो जापान के तट से दूर पृथ्वी की पपड़ी में हुआ था, भूकंप का कारण बना। घनी आबादी वाले जुड़वां शहरों की नाजुक इमारतें, जिन्हें हमने ज्यादातर बर्बाद कर दिया, आधा मिलियन से अधिक घंटा ढह गया। कारखानों, मुख्य तेल प्रतिष्ठानों और रसोई में व्यापक रूप से आग लगने से 1 लाख लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अन्य विनाशकारी भूकंपों में 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप शामिल है, जिसने सैन फ्रांसिस्को के अधिकांश भाग को बर्बाद कर दिया। चीन के लोएस क्षेत्र डी कासू में 1920 भूकंप ने 200,000 लोगों की जान ले ली, और फिर 1927 में जब 1 लाख गुफा में रहने वालों को जिंदा दफनाया गया। 1960 में अगादिर, मोरक्को में भूकंप ने 10,000 मीटर निवासियों के भाग्य को सील कर दिया। इसके अलावा अंकही क्षति हुई, और 1966 में पूर्वी ईरान में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र काख में था। भूकंपों का वितरण। विश्व में भूकंपों का वितरण ज्वालामुखियों के वितरण के साथ बहुत निकटता से मेल खाता है। रेगी की सबसे बड़ी भूकंपीयता सकम पैसिफिक क्षेत्र है, उपकेंद्रों के साथ और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ सबसे अधिक बार होने वाली घटनाएं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 70% भूकंप सकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। अन्य 20% कार्ड भूकंप एशिया माइनर, हिमालय और उत्तर पश्चिम चीन के हिस्से सहित भूमध्य हिमालय बेल्ट में होते हैं। कहीं और पृथ्वी का करोड़ अपेक्षाकृत स्थिर है और भूकंप की संभावना कम है, हालांकि कहीं भी झटके से प्रतिरक्षा नहीं कहा जा सकता है।